हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे। यह हमारा सिंधु सभ्यता का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज हम मुख्यतः सिंधु सभ्यता की नगरों की विशेषता, वहाँ के प्रमुख व्यापार, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। सिंधु सभ्यता की नगरों की विशेषता। सिंधु सभ्यता की नगरों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया था। एक पूर्वी भाग था और एक पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग सामान्यतः दुर्गीकृत था और यहाँ प्रतिष्ठित लोग रहते थे, जबकि पश्चिमी भाग दुर्गीकृत नहीं था और यहाँ निचले लोग रहते थे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कालीबंगा। कालीबंगा के दोनों भाग दुर्गीकृत थे और चहुंदड़ों में कोई भाग दुर्गीकृत नहीं था। कालीबंगा के दोनों भाग दुर्गीकृत थे, जबकि चहुंदड़ों में कोई भाग दुर्गीकृत नहीं था। इसके अलावा लोथल के दोनों भाग एक साथ दुर्गीकृत थे। लोथल में बंदरगाह था और वहां के दोनों भाग एक साथ दुर्गीकृत थे, जबकि धोलावीरा के तीन भाग थे। कौन कौन से? निम्न, मध्य और उच्च। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोथल व सुतकोतदा में एक बंदरगाह स्थित था। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ कहाँ था? लोथल और सुतकोतदा नगर में। और लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क में खुलते थे। लोथल में जो दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क में खुलते थे। क्यों खुलते थे? क्योंकि वहां बंदरगाह था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर नगरों में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे चहुंदड़ों में वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यह इसका अपवाद है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। सामान्यतः ईंटें इस प्रकार की रहती थीं, लेकिन चहुंदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से कच्ची और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के चहुंदड़ों व लोथल से मन का कारखाना मिला है। मन का कारखाना कहाँ मिला है? चहुंदड़ों व लोथल नगर से। और बनावली नामक स्थान से जल निकासी का अभाव पाया गया है। सिंधु सभ्यता में एक ऐसा नगर बनावली है जहां जल निकासी का अभाव पाया गया है, बाकी जगह जल निकासी उपस्थित है। यह थी नगरों की विशेषता। अब हम वहां के प्रमुख व्यापार को देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग अलग अलग जगह से अलग अलग धातुओं का निर्यात करते थे और आयात करते थे। यहाँ के लोग तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, चांदी अफगानिस्तान के बदस्का से, सोना कर्नाटक के कोलार से, गोमेद सौराष्ट्र से मंगवाते थे, जबकि लाजवर्द मेसोपोटामिया से और टिन व सीसा ईरान से आयात करते थे। सिंधु सभ्यता के लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग फारस के साथ व्यापार करते थे, जबकि मेसोपोटामिया के उर और किस नामक स्थान से सिंधु सभ्यता की मोहर प्राप्त हुई है। इससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया से भी सिंधु सभ्यता का व्यापार था। और इसके अलावा एक अभिलेख भी मिलता है। मेसोपोटामिया के शासक सारगोन का एक अभिलेख मिलता है, जिसमें सिंधु के लिए महलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है और फारस की खाड़ी के लिए दिलमुल शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के अभिलेख में सिंधु के लिए किसका प्रयोग किया गया है? महलुआ शब्द का। इन सबसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग फारस मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। अब हम वहाँ के धार्मिक जीवन को देखेंगे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी और वहाँ स्त्री मृत मूर्तियाँ मिलने से सैदो सभ्यता के मातृ सत्तात्मक होने की पुष्टि भी होती है। सिंधु सभ्यता में स्त्री मृत मूर्तियाँ अधिक मिली हैं, इस कारण वहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक होने की पुष्टि होती है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ के लोग धरती को
उर्वरता की देवी मानते थे और यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पशुओं में कुंवर वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुंवर वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था और यह वृक्ष पूजा व लिंग पूजा भी करते थे। सिंधु सभ्यता से वृक्ष पूजा और लिंग पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। अब हम वहाँ के आर्थिक जीवन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था और यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता से कुल 9 फसलों की प्राप्ति हुई है, लेकिन वहाँ की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। इसके अलावा इस सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। यह सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यह लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए मिट्टी के बर्तन बनाते थे और तौल की इकाई के लिए 16 के अनुपात का प्रयोग करते थे। यह लोग कुल्हाड़ी, आरी, खुरपा आदि से परिचित थे, लेकिन तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यह तौल के लिए 16 के अनुपात का प्रयोग करते थे। अब हम वहाँ के सामाजिक जीवन को देखते हैं। सैंधव सभ्यता में दास प्रथा व पर्दा प्रथा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में दास प्रथा व पर्दा प्रथा प्रचलित थी और यहाँ सती प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। सती प्रथा के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं? लूथल और कालीबंगा नगर से। लूथल से 3 युगल समाधियाँ और कालीबंगा से 1 युगल समाधि का प्रमाण मिला है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोगों में सती प्रथा विद्यमान था। यह मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पासा व चौपर आदि साधनों का प्रयोग करते थे और यहाँ की शासन की जिम्मेदारी वर्णिक वर्ग के हाथों में थी। सिंधु सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था और यह मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग करते थे? शहद का। और यहाँ शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी। अब हम सिंधु सभ्यता से कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों व घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, अर्थात वह चित्र के द्वारा लिखाई करते थे और यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। और एक इतिहासकार है पिग्गट। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। यह सभी फैक्ट आपको सिंधु सभ्यता के बारे में याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइटेड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।